ओहो, आप यहाँ बैठी हैं। देखिए ना, हमें टाई बांधने नहीं आती है। टाई बांध दीजिए प्लीज। बहू, माँ जी बुला रही हैं। बहू, कहाँ हो तुम? इधर आओ। जी माँ जी। बेटे, आज तुम्हारी शादी को पूरे 15 दिन हो गए। तुमने इस घर को भी देख लिया। अब लो, ये सारी जिम्मेदारी तुम संभालो। जी नहीं माँ जी, ये चाबियां आप अपने पास ही रखिए। क्यों? तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी ये बूढ़ी माँ इन सब जिम्मेदारियों से मुक्त होकर जरा शांत से जी? ऐसी बात नहीं है माँ जी। तो फिर लो। लो। हाँ, ले लो बहू रानी। आज से ये जिम्मेदारी तुम्हारी और ये घर भी तुम्हारा। और डोंट यू वरी अय्यर साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं हूं ना, मैं आपके इनकम टैक्स फाइल को स्क्रूटनी में जाने नहीं दूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट। ओके, बाय बाय। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। नीरज गुप्ता हियर। हेलो, कौन बोल रहा है? हंसते ही रहोगे या बात भी करोगे? बात तो तूने बहुत बड़ी कही थी नीरज गुप्ता, कि तू किसी और के हक को नहीं छीनता, और आज किसी और के हक को, यानी किसी और के प्यार पर जान न्यौछावर कर रहा है। क्या तुम क्या बकवास कर रहे हो? हकीकत को बकवास नहीं कहते नीरज गुप्ता। Shut up! Shut up! आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। आपकी तारीफ? नीरज गुप्ता, प्रणाली का पति। हवलदार जी सर। ये फाइल रिकॉर्ड रूम में रख दो। ये केस क्लोज सर। ये सारी मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रणाली की मौत नेचुरल थी और वजह थी हार्ट अटैक। लेकिन पता नहीं क्यों प्रणाली के पेरेंट्स को शक हुआ और उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की, जबकि शक की कोई गुंजाइश थी नहीं। बहू, बहू कहाँ हो तुम? जी माँ जी। यहाँ आओ बेटे। कहिए माँ जी। देखो बेटा शोभा, तुम इस घर की शोभा भी हो और इज्जत भी, और आज से इस घर की जिम्मेदारी भी तुम्हारी। लो चाबियाँ? हाँ, और आज से इस घर की मालकिन भी तुम ही हो। वेरी गुड। अच्छा माँ जी, ये बताइए, ये वाली चाबी किसकी है? ये मेन डोर की चाबी है। और ये वाली? ये एक स्टोरेज की चाबी है। वहाँ क्या है? एक दिन खुद जाके देख लेना। ओके। और ये वाली चाबी किसकी है माँ जी? ये ऊपर गेस्ट रूम की चाबी है।
और ये आखिरी वाली, ये किस चीज की चाबी है? एक दिन में सब कुछ जान लोगी। माँ जी, अब मैं इस घर को संभालने वाली हूँ। आखिर मुझे पता तो होना चाहिए कि कहाँ पर क्या रखा है। धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। शोभा, लगता है नीरज बुला रहा है, जाओ। शोभा। नीरज गुप्ता, बड़ा ही बदनसीब है रे तू। पहली बीवी से पीछा छुड़ाया तो किसी और की प्रेमिका को ब्याह लाया, यानी कि ये बीवी भी किसी और का हक। शट अप! सबूत चाहिए तो बोल, अभी भिजवा देता हूं। हाँ भेज सबूत, भेज सबूत, भेज। नीरज, इंस्पेक्टर साहब, मैं ऑफिस में था। मुझे नौकर ने फोन करके बताया कि घर में। मिस्टर नीरज, पिछली बार जब आपकी पहली पत्नी की मौत हुई थी, उस वक्त भी शायद आप अपने ऑफिस में ही थे, और ये बात आपको आपके नौकर ने ही बताई थी। कुछ अजीब सी बात नहीं लगती आपको ये? क्यों? आपको ये बात अजीब सी क्यों लगती है इंस्पेक्टर साहब? मैं एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, बहुत बिजी रहता हूं, दिन भर घर में नहीं बैठ सकता, और मुझे ख्वाब नहीं आया था कि वो मरने वाली है। यू आर राइट मिस्टर नीरज, लेकिन दरअसल मैं ये नहीं कहना चाहता था जिसका अभी अभी आपने एक्सप्लेनेशन दिया है। मैं दरअसल ये कहना चाहता था कि आपकी दो पत्नियां शादी के चंद दिनों के बाद ही भगवान को प्यारी हो गई। क्या ये अजीब सा नहीं लगता आपको? ये तो उसकी बदकिस्मती है इंस्पेक्टर। बाजी, मेरे ख्याल में बदकिस्मती इनकी नहीं बल्कि उन दोनों लड़कियों की है जिनकी मौत पर इनकी आंखों से न तो आंसू निकले और न ही इनके माथे पर कोई शिकन है। एनीवे, हम बहुत जल्द पता लगा लेंगे कि बदकिस्मती थी किसकी। हेलो। आई लव यू सो मच नीरज। अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती नीरज, चलो हम शादी कर लेते हैं। शादी? आर यू सीरियस? अपनी माँ से बात की तुमने? नहीं, पर मुझे पूरा यकीन है, जब मैं उनसे पूछूंगी तो वो इनकार नहीं करेंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम एक से एक खानदानी रिश्तों को ठुकराकर उस आदमी के साथ शादी करना चाहती हो जो अपनी दो बीवियों को मार चुका है। इल्जाम मत लगाइए। अगर उन्होंने कत्ल किए थे तो उन्हें आज तक सजा क्यों नहीं हुई? वो मैं नहीं जानती। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हें कभी भी नीरज के साथ शादी करने नहीं दूंगी। तो मेरा फैसला भी सुन लो मम्मी, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ नीरज और नीरज से ही करूंगी, दैट्स ऑल।
अपनी लड़की को मैं कैसे समझाऊं कि एक आदमी की दो बीवियों की मौत कोई साधारण बात नहीं है। अब आप ही बताइए, इसके बाद भी मैं परेशान नहीं होंगी? ठीक है, मैं आपकी बेटी को समझाने की कोशिश करूंगा। आप कोशिश कीजिए, मगर मुझे डर है कि कहीं उसका एक सवाल आपको भी खामोश न कर दे। वो ये कहती है कि अगर नीरज गुनहगार है तो उसे सजा क्यों नहीं हुई? शी इज राइट। अगर वो गुनहगार है तो उसे सजा क्यों नहीं हुई? सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक नीरज की दोनों बीवियों की मौत स्वाभाविक थी और ये दोनों मौतें हार्ट अटैक की वजह से हुई। उनकी डेड बॉडी के पास ना तो किसी किस्म का कोई सुसाइड नोट पाया गया और ना ही उनके शरीर पर कोई चोट या खरोंच का निशान। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में बार बार उठता है श्रीवास्तव जी। एक आदमी की दो पत्नियों की मौत शादी के अचानक कुछ ही महीनों बाद हार्ट अटैक से हो जाती है, वो भी इतनी कम उम्र में। क्या ऐसा हो सकता है? सर, बिल्कुल यही बात मेरे दिमाग में भी आई थी और इसीलिए नीरज के ऊपर मैंने 6 महीने तक वॉच रखा, लेकिन वो बराबर हमारे शक के घेरे से बाहर रहा। ना तो उसके कैरेक्टर में कोई खोट नजर आई और न ही उसके स्वभाव में कोई दोष। मुझे शोभा और प्रणाली दोनों की ही फाइलें चाहिए। मिल जाएगी सर। रावत, यस सर। इस फोटोग्राफ को स्कैन करो। सर, एनी क्लू? श्याम प्राइवेट डिटेक्टिव। इस प्राइवेट डिटेक्टिव की जरूरत किसको पड़ी और क्यों? मर्दों की एक खास कमजोरी होती है, भले ही वो राम की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम हो या ना हो, मगर पत्नी उन्हें सीता की तरह पवित्र ही चाहिए। नीरज भी कुछ ऐसा ही इंसान था। उसे उसकी दोनों बीवियों पर यह शक हो गया था कि शादी से पहले उनके ताल्लुकात गैर मर्दों से थे। ये बात सही है गलत, यही जानने के लिए उसने मेरी सर्विसेज हायर की थी। और शक्की आदमी तो कुछ भी कर सकता है, खून भी। अक्सर ऐसा होता है, पर नीरज की दोनों बीवियां एकदम पाक साफ थीं। उनके चाल चलन में कोई भी दोष नहीं था। आपने ये रिपोर्ट नीरज को दी थी? जी हां, लेकिन मेरी रिपोर्ट मिलने से पहले वो दोनों मर चुकी थी। यानी उन दोनों को शक के बिना पर? शायद, लेकिन नीरज स्वभाव से शक्की है नहीं। किसी ने फोन करके उसके दिल में शक पैदा किया है। क्या मतलब? नीरज ने मुझे एक बार बताया था कि वो किसी भी पराई चीज
या ऐसी कोई भी चीज जिस पर किसी और का हक है अपना नहीं सकता। और फोन करने वाले ने उसे यह बतलाया था कि शादी के पहले उसके दोनों ही बीवियों के ताल्लुकात गैर मर्दों से थे। इसका मतलब यह हुआ कि फोन करने वाले ने नीरज की कमजोरी का फायदा उठाया है। इसका मतलब यह हुआ कि वो नीरज को जानता है। इसका मतलब यह भी हुआ कि जब सुधा की शादी होगी तो उसकी चाल चलन के बारे में भी वो झूठा फोन करेगा। यानी कि फिर वही शक पैदा होगा। और हो सकता है कि तीसरी बार एक और बहू। यस, ऐसा हो सकता है। यानी सुधा की जान खतरे में है और यह खतरा पैदा करेगा उसे फोन करने वाला। रावत, हमें उस फोन करने वाले को ढूंढना होगा। कौन हो सकता है वो? नीरज बाबू, अब की बार नहीं बचोगे, बहुत बुरा फंसोगे। हेलो हेलो वीलो बाद में, पहला मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनने का क्या? बोले तो 10 पेटी शाम तक तैयार रखने का भाई ने बोले लाए। शट अप, शट अप। सर, उसने फोन काट दिया। कोई बात नहीं रावत, तुम उसे ऐसे ही आसपास के पीसी और प्राइवेट फोनों से धमकाते रहो। ओके सर। लेकिन सर, आपकी इस चाल का मतलब क्या है? रावत, एक बात तो साफ हो गई है कि फोन करने वाला नीरज के इर्द गिर्द ही है। हो सकता है वो नीरज का दुश्मन हो, लेकिन अगर हम नीरज से उसके दुश्मनों के बारे में पूछेंगे तो वो हमसे इसकी वजह पूछेगा। और मैं नहीं चाहता कि उसे अभी इस बात का पता चले कि हम इस केस को रीइन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इसलिए तुम उसे ऐसे ही धमकाते रहो। वो हमारे पास मदद मांगने जरूर रहेगा, और एक बार वो हमारे पास आ गया फिर वो बच के नहीं जाएगा। ये देखो मम्मी, ये रिंग इन्होंने मेरे लिए बनवाई है। ओह ब्यूटीफुल। एक्सक्यूज मी। क्या बात है नीरज, फोन क्यों नहीं अटेंड किया? वैसे ही। नीरज, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ, जब भी फोन आता है तुम कुछ परेशान से हो जाते हो। हेलो, वो श्याना तेरे इस बाजू में बैठे है ना? कौन वो? अरे वो नीरज, समझा उसको 10 पेटी दे डाले, नहीं तो भाई उसको टपका डालेगा। समझा समझा? हेलो हेलो, यही वो गुंडे का फोन तुम्हें आता था ना बार बार, और तुमने मुझे बताया तक नहीं। तुम्हें क्या बताता, बस ऐसे ही कभी कभी फोन आ जाते हैं। क्या हुआ बेटा? मम्मी कुछ नहीं, एक आदमी धमकी देता है मुझे कभी कभी फोन पर। देखो ना मम्मी, कोई गुंडा इनसे 10 लाख रुपया हफ्ता मांग रहा है, न देने पर जान लेने की धमकी दे रहा है। हाय राम, फिर तो तुम्हें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। पुलिस कंप्लेन? इसकी कोई जरूरत नहीं है, मामूली सी बात है, मैं हैंडल कर लूंगा। हाँ तुम ऐसा करो सुधा, तुम इसे सीआईडी ऑफिसर विश्वनाथ के पास ले चलो, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। अक्सर ऐसे केसेस में देखा गया है कि अपने पास के ही दुश्मन इन गुंडों को टिप्स देते हैं और तभी ये गुंडे पीछे पड़ते हैं। इसलिए मिस्टर नीरज, आप मुझे बेझिझक अपने उन दुश्मनों के बारे में बताइए जो आपको काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। काफी हद तक नुकसान? नहीं, ऐसा मेरा कोई दुश्मन नहीं है। नीरज, आप ठीक से याद करके मुझे बताइए, कोई भी ऐसा आदमी जिसको आपकी वजह से कोई नुकसान पहुंचा? हाँ ऑफिसर, ऐसे 2 आदमी। कौन कौन है? एक तो है बागड़िया एंड बागड़िया कंपनी के मालिक मिस्टर बागड़िया। करीब 2-3 साल पहले उनकी इनकम टैक्स फाइल स्क्रूटनी में गई हुई थी। मेरी पहचान और रेपुटेशन सुनकर वो मेरे पास आए।
मदद मांगने। वो चाहते थे कि मैं उनकी फाइल स्क्रूटनी से वापस निकाल कर उन्हें दूं, लेकिन क्योंकि वो मेरे क्लाइंट नहीं थे, मैंने इनकार कर दिया। और दूसरा आदमी कौन था? दूसरे थे मिस्टर नरेंद्र वर्मा, मेरे ही क्लाइंट थे। उनका भी केस स्क्रूटनी में गया हुआ था। उन्हें यह गलतफहमी थी कि मैं उनके केस में काफी केयरलेस हूं और मेरी ही वजह से उनका केस स्क्रूटनी में गया हुआ था। बस इस बात को लेकर वो नाराज हो गया मुझसे और हमेशा हमेशा के लिए नाता तोड़ दिया मुझसे। रावत, मिस्टर नीरज ने जिन लोगों के नाम बताए उन लोगों को चेक करो। राइट सर। और मिस्टर नीरज, मुझे आपके घर वालों से भी पूछताछ करनी पड़ेगी।